गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके थे, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में रख के तो प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध और वगैरह हम कैसे निकालेंगे, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसका डायग्राम जैसा कि हमने संधारित्र बनाया था, समांतर क्रम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था, उसमें जैसा डायग्राम बना था एज इट इज वैसा ही डायग्राम बनेगा। केवल वहां पर हमने रखे थे संधारित्र और यहाँ पर हम रखेंगे प्रतिरोध। तो यहां से हम बना देते हैं। ये आ गया। ये हमारे समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में 1 2 3, समांतर क्रम में यानी एक दूसरे के समांतर होने चाहिए, पैरेलल। ये है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। जैसे कि ये दो लाइनें समांतर है, दोनों पैरेलल है। हम पैरेलल रेखा ऐसे ही बनाते हैं, समांतर रेखा। तो ये समांतर संधारित्र है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। और इसको यहां पर हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, प्लस ये माइनस। संधारित्र है तीनों अलग अलग है। R1 है, यहाँ पर R2 है और यहाँ पर R3 है। इसमें कुछ अलग होगा। इस जो श्रेणी क्रम संयोजन था उसमें जो धारा जा रही थी वो सभी प्रतिरोधों में एक जैसी धारा जा रही थी, पर समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों से धारा अलग अलग प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि यहां से तो धारा आ रही है I, यहां से आई, पर इस धारा का यहां पर विभाजन हो रहा है। जैसे यहां पर गई I1, यहां पर आई धारा I2, यहां पर आई धारा I3। तो यहां पर धारा का विभाजन हो गया। इसलिए समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के मध्य से गुजरने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है या अलग अलग होती है। ये हो गया। पर इसके मध्य जो विभवांतर होता है वो समान होता है। समांतर क्रम संयोजन में ये विभवांतर जो होगा, विभवांतर समान होगा। सभी प्रतिरोधों का जो विभवांतर होगा वो एक समान होगा। क्यों? क्योंकि ये विभवांतर बिंदु A और B के मध्य होगा। इस पूरे के मध्य एक ही विभवांतर होगा। वही विभवांतर इसका भी होगा, वही विभवांतर इस प्रतिरोध का भी होगा और वही विभवांतर इस प्रतिरोध का भी होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था कि धारा सेम थी, विभवांतर अलग अलग था और प्रतिरोध अलग अलग थे। यहां पर क्या है, विभवांतर एक है, धारा अलग है और प्रतिरोध अलग है। तो डायग्राम आप बना लीजिए। इसके बाद हम लिखते हैं लैंग्वेज। बहुत इजी है, हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपको करने में आसानी होगी आज। डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम परिभाषा लिखते हैं समांतर क्रम संयोजन की। हाँ, तो ये है हमारी समांतर क्रम संयोजन की परिभाषा जो हम पढ़ के आए। हमने संधारित्र में भी यही परिभाषा पढ़ी थी। तो वो यही परिभाषा है कि तीनों प्रतिरोधों का प्रथम सिरा ए बिंदु से जुड़ा हो, ए बिंदु से जुड़ा आएगा। तीनों प्रतिरोधों का प्रथम सिरा ए बिंदु से जुड़ा हो तथा द्वितीय सिरा बी बिंदु से जुड़ा हो तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये तीनों प्रतिरोध है, 1 2 R1 R2 और R3। इन तीनों का प्रथम सिरा जो है वो ए बिंदु से जुड़ा है तथा तीनों प्रतिरोधों का द्वितीय सिरा बी बिंदु से जुड़ा है, तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवाया है, जो कि नॉर्मल लैंग्वेज हम डायग्राम को देख के ही समझ सकते हैं। तो आपके लिए मैं इस डेफिनेशन को बहुत ही ईजी बना दिया है, तो इसको तो आप याद कर ही सकते हो। और ये अगर आप लिखोगे एग्जाम में तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, डायग्राम के जस्ट नीचे। तो नोट कर लो। हाँ, तो अब हम हमारी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करते ही सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ये समीकरण नंबर 1। आपको पता है ये मैंने क्यों लिखा? क्यों? क्योंकि जैसे हमने यहाँ से स्रोत से I धारा दी थी, तो इस I धारा के 3 भाग हो रहे थे, तो इन 3 भागों को जोड़ेंगे, इन तीनों धाराओं को जोड़ेंगे, I1 I2 और I3। इस एक से ये 3 बन रहे, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये एक I धारा बनेगी। बहुत ही इजी बात है ये तो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, अब वही आगे वाली बात,
कि ओम के नियम से वही जो V इक्वस टू आई अपॉन आर, आर इक्वस टू वी अपॉन आई, सॉरी, तो वो वाली डेरिवेशन ही हम करेंगे। तो ओम के नियम से ओम के नियम से, तो इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग निकालेंगे हम। तो क्या होता है ओम का नियम, R1 इक्वस टू V अपॉन I1। यहाँ पर V1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि विभवांतर कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट नहीं, सॉरी, तीनों का एक ही विभवांतर है, कांस्टेंट है। तो R2 इक्वस टू V अपॉन I2, ये दूसरे प्रतिरोध के लिए, और तीसरे प्रतिरोध के लिए आएगा R3 इक्वस टू V अपॉन I3। ओके, तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर I की वैल्यू निकालनी है हमको। तो I को इधर भेजूंगा और R को इसके नीचे भेजूंगा। उस टाइम हमने क्या किया था, वहां पर हमारे पास था V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसलिए हमने V को यहाँ पर रख के I को इसके पास भेजा था। तो आप समझिए कि डेरिवेशन को करना कैसे, हर स्टेप हम क्यों करते हैं। यहाँ पर I को इस तरह इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमें I की जगह वैल्यूज पुट करनी है। ओके, यहाँ से मैं कर देता हूँ I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। ये समीकरण 1 होगी हमारी, और इसको मैं कंबाइंड रूप से इक्वेशन 2, समीकरण 2 नाम दे रहा हूं। और जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे का स्टेप आप जानते ही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से जो I1, I2 और I3 की वैल्यूज है वो हम इसमें पुट कर देंगे। I1 की जगह V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। ओके, तो यहाँ तक नोट कर लो। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा इतना इजी, तो नोट कर लो, और नोट्स वाइज ही बनाना ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। हाँ, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2 से यहां से हम क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्रतिरोध 2 के लिए, और प्रतिरोध 3 के लिए V अपॉन R3। तो ये वैल्यूज हम इसमें से पुट कर चुके हैं। V तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो V को हम बाहर निकाल देंगे। I इक्वल्स टू V ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ गया। अब वही कल वाली बात, जो यदि तुल्य प्रतिरोध Rp हो, तो कल हमने Rs लिखा था, क्यों? वो किस श्रेणी क्रम के लिए था, Rp यानी पैरेलल, समांतर क्रम के लिए। तो यहां पर हम लाइन लिखेंगे, यदि तुल्य प्रतिरोध Rp हो, तो यदि तुल्य प्रतिरोध Rp हो, तो यहां से क्या हो जाएगा, Rp इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं। ये वैल्यू यहां पर पुट करने से पहले एक सेकेंड, यहां पर हम, यदि तुल्य प्रतिरोध Rp हो तो वो इन सबके योग के बराबर होगा। तो यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं कि I इक्वल्स टू V बाय Rp, ये वैल्यू होगी I इक्वल्स टू V बाय Rp। ओके, तो यहां से हम लिख देते हैं, इन तीनों का योग करके लिखा है मैंने Rp, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध माना, यानी जितने भी परिपथ में प्रतिरोध लगे उन सभी का योग होगा वो Rp होगा। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से यहां पर I की जगह, तो ये हो जाएगा हमारा V अपॉन Rp इक्वल्स टू V ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ गया। तो यहां से इस V से मैं ये भी कैंसिल कर सकता हूं। तो हमारे पास, ये लिख लिया होगा आपने, मैं मिटा रहा हूं, लिख लो, नहीं लिखा है तो 1 2 3। ओके,
नहीं लिखा है तो रिवाइंड करके लिख लेना, 10 सेकंड पीछे जाके, 20 सेकंड पीछे जाके, जब भी आपके पास आए। तो यहाँ से ये कट कर लिया क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है बोर्ड पे, इसलिए मुझे मिटा मिटा के लिखना पड़ रहा है। हाँ, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यार बना देता हूँ, 1/RP बचा, और यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारे समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला। ये बिल्कुल संधारित्र से उल्टा है। संधारित्र में श्रेणी क्रम में ये आ रहा था 1/C1 प्लस 1/C2, यहाँ पर समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2 आ रहा है। तो आप यूं नहीं कि पूरा का पूरा इसको संधारित्र की तरह ही मानकर ऐसे कर ले के समांतर क्रम आ रहा है तो R1 प्लस R2 प्लस R3। संधारित्र और इसमें सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि इसमें विभवांतर सेम है, उसमें विभवांतर अलग है। तो संधारित्र में भी सेम टू सेम है कि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग है और इसमें विभवांतर सेम है। बट फर्क इतना है कि समांतर क्रम में जो है 1/R1 आएगा, वहां पर समांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 आता है। तो ये बात आप याद रखना। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला आ चुका है, ये भी आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके नीचे एक निष्कर्ष लिख लेंगे जो कि हमने श्रेणी क्रम में भी लिखा था, बट ये थोड़ा अलग होगा। उसमें लिखा था कि उन सभी के योग के बराबर होता है, उन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, पर इसमें उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम कर रहे हैं, यानी उल्टा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम का मान, तुल्य प्रतिरोध RP, इसका व्युत्क्रम यानी इसको अपॉन में लिख देंगे 1/RP। तुल्य प्रतिरोध का मान 1/RP अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये निष्कर्ष लिख लो आप। हाँ, तो इसके नीचे एक पॉइंट और लिख देना कि प्रतिरोध के मान को कम करने के लिए कम प्राप्त, यहां पर इसके बीच में प्राप्त लिख देना, कम और करने के बीच में प्राप्त। ये प्रतिरोधों के मान को कम प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जोड़ते हैं क्यों? क्योंकि हमें कम मान प्राप्त करना है तो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। क्यों? ये 1/R की फॉर्म में प्राप्त हो रहे हैं, यानी 1/R है, यानी R का डिवाइड देंगे 1 में तो कुछ वैल्यू घटेगी। और यहाँ पर जैसे R1 प्लस R2 होता तो वैल्यू घटती नहीं, जो वैल्यू एज इट इज वैल्यू आती। पर जब 1/R1 होंगे तो यहाँ पर जितने एक है सब जुड़ गए, जैसे 3 है तो यहाँ पर ऊपर 3 हो जाएगा, तो 3 के नीचे किसी संख्या का भाग देंगे तो वो और भी कम हो जाएगा। इसलिए जब प्रतिरोध का मान हमें कम प्राप्त करना होता है किसी भी परिपथ में या कहीं भी, तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये नोट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। हाँ, तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, इसके बाद हमारी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी कि यदि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध समान मान के हो तो, यानी समांतर क्रम में जब हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे और उन सब प्रतिरोधों का मान समान हो तो तुल्य प्रतिरोध तो RP होगा इक्वल्स टू, यानी ये कह रहा है कि सब प्रतिरोधों की वैल्यू सेम है, यानी R सब प्रतिरोधों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू मान ले लेते हैं 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डैश 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 प्लस 1/R। ये बहुत सारे प्रतिरोध है R, तो इसको मैं N प्रतिरोध मान सकता हूँ, यानी ये N तक है। तो 1/RP इक्वल्स टू N/R। इन सब का एलसीएम लेंगे तो सेम आ जाएगा R, और यहाँ पर कितनी बार N बार मान लिया हमने इसको, तो यहाँ पर ऊपर N आ जाएगा। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है। यदि सेम प्रतिरोध दिए हुए हो और उनकी संख्या दी हुई हो, हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना हो और प्रतिरोधों की संख्या दी हुई हो और प्रतिरोध की वैल्यू दी हुई है, तो तुल्य प्रतिरोध हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ साइंस के साथ और अपने नोट्स को बनाते रहिए एज इट इज, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको और अच्छे समझाएंगे। ऑल द बेस्ट। और ये नोट कर लेना फॉर्मूला। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का हमारा खत्म होता है टॉपिक। ओके।